नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2 महीने तक आपने देखा कि किसी की जिंदगी की कोई गरिमा नहीं बची थी। आम आदमी हो या मुगालते में रहने वाला रसूखदार, सब अस्पताल में बेड खोज रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर तक हासिल नहीं कर पा रहे थे। इस अंजाम से गुजरने के बाद भी अगर आगाज नया नहीं होगा तो फिर से वही अंजाम होने जा रहा है। गुजराती अखबारों और भास्कर समूह ने तमाम राज्यों से मौत के आंकड़े को छिपाने का जो खेल पकड़ा है, उससे अब अंग्रेजी अखबार भी सीख रहे हैं। बहुत देर कर दी। वैसे नोएडा और दिल्ली में पत्रकारों का घनत्व भारत में सबसे अधिक होगा। नोएडा से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने बताया था कि कैसे मरने वालों का आंकड़ा वास्तविकता से दूर है, लेकिन दिल्ली वालों को आज पता चला है कि इस साल अप्रैल और मई के महीने में जारी होने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। दिल्ली में पिछले साल के अप्रैल और मई के महीने की तुलना में यह 250% अधिक है। दिल्ली नगर निगम ने 2 महीने में 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में दिल्ली में आधिकारिक तौर पर 13,201 लोग ही कोविड से मरे हैं। पिछले साल मई में 5,475 की तुलना में इस साल मई में 24,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, 4 गुना ज्यादा। पिछले साल अप्रैल की तुलना में इस अप्रैल में करीब 2.5 गुना ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, 10,750। एक एक आदमी के घर जाकर जांच होनी चाहिए कि कितने लोग कोविड से मरे हैं और कितने लोग इलाज ना मिलने के कारण मरे हैं। अगर हम दिल्ली में ही मरने वालों की संख्या सही नहीं जान सकते हैं तो फिर दिल्ली को झूठ की राजधानी घोषित कर देना चाहिए। मेरी राय में झूठ की इस जीत पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच में पिस्ता का बाग लगे और बाग के बीच दुनिया में कहीं से भी दिखने वाला एक ऊंचा सा खंभा बने, जिसके भीतर लिफ्ट लगी हो, ताकि टॉप पर पहुंचने के बाद लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिले कि जब भारत में सबके सामने कोविड से लाखों लोग मर गए, तब सरकारों ने संख्या हजारों में बताई। ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जैसे सरकारी झूठ के साथ साथ भारत की जनता ने इस झूठ को भी स्वीकार कर लिया कि लाखों लोग नहीं मरे हैं। दुनिया में झूठ की इससे बड़ी जीत दूसरी नहीं हुई है। उसी की याद में यह खंभा है, विजय खंभा। आधुनिक सत्य ऑफ इंडिया ASI के नीले बोर्ड पर लिखा होगा। इसे देखने दुनिया भर से सैलानी आएंगे और झूठ के इस खंभे से डॉलर में कमाई होगी। इसके बाद सरकार कानून बना दे और कहे कि अब भारत में सच और झूठ का झगड़ा खत्म हो चुका है, झूठ को ही सच घोषित कर दिया गया है। पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी भास्कर की टीम ने जब पड़ताल की तो कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या से कहीं ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार का पता चला है। गूगल सर्च कर पता नहीं चला है, बल्कि इसके लिए भास्कर को 18 रिपोर्टरों की टीम लगानी पड़ी, तब जाकर झूठ के शामियाने के नीचे का खंभा दिखा है। अभी पूरी चादर नहीं दिखी है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर में मई के महीने में 3 शमशान घाट में ही 1648 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि सरकारी आंकड़ा 446 का है। भास्कर ने लिखा है कि पटना के 3 घाट पर ही रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है, बाकी गांवों और कई घाटों पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यह रिपोर्ट केवल शमशान घाटों की है, कब्रिस्तान की गिनती इसमें नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से 447 लोगों की मौत हुई है, 3,162 लोगों की मौत हुई है जिनकी जांच नहीं हुई है मगर कोरोना के लक्षण थे। इस तरह गांव शहर के आंकड़े जोड़ने पर मरने वालों की अनुमानित संख्या 5,000 से अधिक हो जाती है। पेरू जैसे देश ने कभी दावा नहीं किया कि वो विश्व गुरु बनने के लिए CBSE की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस देश ने भी मरने वालों की संख्या पर संदेह किया तो जांच बिठा दी और अब संख्या 2 गुनी कर दी गई है। कायदे से जिस तरह इन 3 महीनों में भारत के नागरिकों ने अपमान झेला है, पूरे साल केवल इसी दौर पर बात होनी चाहिए। मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि 6 लाख का बिल आ गया है, तो कोई लिख रहा था कि 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल 4 लाख का आ गया है, तो बाकी सारा खर्चा मिलाकर 14 लाख का हो गया। इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। यासिर रहमान ने लिखा है कि दादी के लिए ऑक्सीजन बेड का 8 दिन का खर्चा 1,80,000 आया। एक और दादी के लिए 4 दिन का खर्चा
1.25 लाख आया। एक 5 सितारा अस्पताल में चाची 10 दिनों तक आईसीयू में थी तो उनका खर्चा 18 लाख आया, तीनों नहीं बची। करुणाकर ने 28 मई को मदद मांगते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त के पिता का ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए 4 लाख का बिल आया है और कुल खर्च 13,90,900 रुपए का बना है। लाखों रुपए देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर और भीतर अनुभव हुआ है, उसी की एक जन सुनवाई होनी चाहिए। पूरी संसद को बैठकर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या गुजरी है। कितने अस्पतालों ने बोरी बोरी भरकर कैश लिए हैं पता नहीं। आयकर विभाग पता कर सकता है, उन अस्पतालों के बैंक खातों की जांच कर सकता है, देख सकता है कि 3 महीनों में अस्पताल में भर्ती हुए कितने मरीजों ने चेक या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान किया और कितनों ने कैश में भुगतान किया है। मेरा भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऑक्सीजन लेवल जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मैं भी सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई। प्राइवेट अस्पताल में जाते ही उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की। पैसे भी हमने कार्ड से देना चाहे क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पैसे विड्रॉ करते, लेकिन उन्होंने पैसे कार्ड से लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप कैश लेकर आइए। पूरे पैसे उन्होंने कैश से जमा करवाए। उन्होंने हमें मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। ऑक्सीजन की किल्लत थी, उसके लिए भी बहुत परेशान हुए। उसके बाद बार बार जब पैसे जमा करवाने की बात आई तो यही कहा कि कार्ड से ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम कैश ही पैसे लेंगे। तो इस तरीके का जो एक उत्पीड़न हमारा हुआ, इस तरीके का व्यवहार जो डॉक्टरों ने हमारे साथ इस मुसीबत के समय में किया, वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा था वेंटिलेटर है, आप अपने पेशेंट को ले आइए, तो तभी हम वहाँ से डिस्चार्ज करा के उन्हें यहाँ लाए। तो उन्होंने फिर वेंटिलेटर हमें नहीं दिया। सबसे पहले तो मतलब बेड दिया, पर पहले मुझसे 50,000 रुपये जमा करा लिए। डिजिटल पेमेंट कराया था? कैश। अब सर एटीएम से 20,000 निकलते हैं एक दिन में, तो मुझ पर कैश था नहीं, मैंने 20 ही निकले एक दिन में। फिर 30,000 रुपये मैंने अपने फ्रेंड से उधार लेके 50 कराया। बोला मतलब फ़ोन पे गूगल पे, उन्होंने नहीं दिया। और ये भी बोल दिया था, मैंने थोड़ा पूछ लिया था तो उन्होंने बोला डिजिटल ले लेंगे, पर लिया नहीं था। फिर ना तो हमें मॉनिटर दिया, हमारे ऑक्सीमीटर से ही ऑक्सीजन नापा जाओ। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ इलाज नहीं है। तो उन्होंने बाउंसर रख रखे थे, वो हमें धक्का देने लगे कि पीछे से बात करो, ये फलाना ठिकाना। फिर हमने अपने करा ली छुट्टी वहाँ से। तो 50,000 जमा कराए थे और 3 मई को करीबन हम 3 बजे दोपहर में लाए थे और हमने 7 बजे छुट्टी करा ली। तो उन्होंने 50,000 में से हमें मतलब 5,000 रुपये वापस किए, 5 या 6 कुछ, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा दिया, और दिया कुछ नहीं था। एक बार मैंने कार्ड से पेमेंट किया था, जो दूसरा पेमेंट किया था वो मैंने कार्ड से किया था, बाकी इन्होंने सारा मुझसे कैश करवाया। एक बार मैंने गूगल पे के लिए कहा था तो गूगल पे के लिए मुझसे मना कर दिया, बोला गूगल पे नहीं होता, सिर्फ कैश पेमेंट होगा। करीब मेरा 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा आया था, 20,000 रोज के हिसाब से। चाहे माता जी आईसीयू में रहें, चाहे वेंटिलेटर पर रहें, चाहे प्राइवेट रूम में रहें, इन्होंने कहा था कि 20,000 रुपये रोज का खर्चा आएगा। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट के प्रति जागरूक होना दोनों दो चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें भी नागरिकों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनसे किस तरह लाखों रुपए लिए गए, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में ज्यादा बिलिंग और कैश में वसूली को लेकर शिकायत करने के लिए आगे आ सकें। 12:53 पर मर गया। 2 बजे रात में जब लाश मांगे तो कहा पैसा सब पूरा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को वेतन कट जाएगा, सुबह में देंगे। और सुबह जब हुआ तो कहा कम से कम 87,000 रुपया बचा हुआ था, कहा कि 80,000 रुपया दे दो, उसके बाद देंगे। और जब पैसा व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोगों को पुलिस के मार्फत से धमकाने लगा। हम कहा हम डीएम बोल रहे हैं, पुलिस को कहते हैं ये करेगा वो करेगा, तो हम लोग वहाँ से निकल के डर के मारे रोड पर आकर छिप गए। उसके बाद अजीत सिंह जैसे कम लोग होते हैं जो अपने बेटे दिलीप की मौत के बाद जिला प्रशासन के पास गए कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल में 2,30,500 का बिल दिया गया है, जो अधिक है। इसके पहले अजीत सिंह ने अपने बेटे को पटना के यूनिवर्सल अस्पताल में रखा था। वहां अस्पताल मजबूर करता था कि पहले पैसे दीजिए तभी इलाज करेंगे। यही शिकायत दिल्ली में भी कई लोगों ने की है। यूनिवर्सल अस्पताल में 12 दिन इलाज हुआ
और बिल आया 9 लाख का। बाद में दरभंगा ले गए अपने बेटे को। अजीत सिंह का आरोप है कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने मरने के बाद भी बेटे को जीवित बताकर दवा और उपचार का खर्चा दिखा दिया है। अजीत कुमार सिंह ने दरभंगा जिलाधिकारी के यहां शिकायत की। जांच के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि अजीत सिंह की बात सही है। मरीज की मौत के बाद भी बिल बनाया गया है। बिना किसी लक्षण के रेमडेसिविर दे दिया गया है। ऐसी दवाओं का बिल लिया गया है जिनका रिकॉर्ड अस्पताल के पास ही नहीं है। 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया और पैसे लिए गए 9 दिन के। अजीत सिंह से पूछिए, उनका कहना है कि भीख मांग कर पैसे दिए हैं। अजीत सिंह 12 कट्ठा की जोत के किसान हैं। 12 कट्ठा के किसान को 12 दिन में 12 लाख लग गए इलाज पर। इस किसान को 12 लाख रुपए देने पड़े हैं। बेटा भी नहीं बचा। इसलिए कहता हूं कि किसी को जन सुनवाई का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जहां लोग सांसदों को अस्पतालों के किस्से बता सकें। विश्व गुरु भारत की कहानी बता रहा हूं। अपने एनआरआई रिश्तेदार को वीडियो कॉल पर बैठाइएगा कि यह घटना डेनमार्क की नहीं है, बिहार के दरभंगा की है। हम अपने लड़का को लेकर के पारस में पहुंचे कोविड-19 के अथी में, तो यहाँ हमसे 2,87,000 रुपया मांग किया, जिसमें हम 2,20,500 दिए। लड़का तो नहीं बचा पाया। गलत इंजेक्शन सब दे करके सब पर्ची रखा हुआ है। 400 से ऊपर इंजेक्शन 1 सप्ताह के अंदर लगाया और जो दवा था वो तो अलग है। इस तरह के अपमान से गुजरना पड़ा है लोगों को। दरभंगा हो या दिल्ली, कोविड के दौरान इलाज के खर्चे से भी कई लोग गरीब हो गए, कंगाल हो गए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। दिल्ली के अंदर कोविड जब स्टार्ट हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इंतहा कर दी। 4 लाख मिनिमम पैकेज से लेकर 15 लाख रुपए तक का पैकेज कोविड पेशेंट के लिए उन्होंने रख दिया कि अगर आप यहाँ एडमिट होते हैं तो इतना मिनिमम देना पड़ेगा आपको, और अगर इससे ज़्यादा आपके ऊपर बिल बन जाता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जब हू हल्ला हुआ तो कुछ हॉस्पिटल्स ने उस फार्मूले को बदला, लेकिन जो फंडामेंटली लूट थी वो ऐसे ही चलती रही। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि भाई आप इनके जो बिल्स हैं और जो इनके खर्चे हैं उसके ऊपर आप एक कैपिंग करिए। हैं, अब दिक्कत ये है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो पूरी तरीके से हाईली कमर्शलाइज्ड है, और जैसा हम समझते हैं कि जो लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं उनमें हार्ट नाम की तो कोई चीज नहीं होती है। अशोक अग्रवाल आए दिन ऐसे ही मामलों से जूझते रहते हैं। अस्पताल वालों को भी पता है कि दिल्ली में कोई है अशोक अग्रवाल जो गरीबों के लिए लड़ लेता है, लेकिन हर जगह अशोक अग्रवाल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम बार बार अप्रैल और मई के महीनों में लौटते रहें और देखें कि क्यों ऐसा हुआ और क्या हो कि अब ऐसा ना हो। लोगों को भरोसा नहीं है कि कार्रवाई होगी। तरह तरह का डर होगा कि अस्पताल फिर से इलाज नहीं करेगा। कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री किसी दूसरे शहर में उसी अस्पताल के एक नए सेंटर का उद्घाटन करते नजर आएंगे। अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट भेजी है वो इस मसले की समझ और बेहतर करती है। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों का सरकारों के ऊपर कितना प्रभाव बन चुका है। जून 2020 में भोपाल के चिरायू अस्पताल से एक साथ 1000 मरीज डिस्चार्ज होने का दावा किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने भावुक भाषण में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका की मूर्ति बनाने की बात कही। ये और बात है कि वैसे अस्पताल ने अपने वेबसाइट पर पहले मरीज को 18 अप्रैल को डिस्चार्ज करने की बात कही थी। 1 जून तक अस्पताल के खुद के आंकड़े 976 मरीजों पर थे। खुद उस दिन राज्य सरकार के बुलेटिन ने 963 मरीजों के डिस्चार्ज होने की बात कही, जिसमें 125 एम्स से, 54 हमीदिया बाकी दूसरे अस्पतालों से थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसी अस्पताल में जुलाई में कोविड संक्रमित होकर मुख्यमंत्री भर्ती हुए, वहीं से कामकाज संभाला और अगस्त में डिस्चार्ज हुए।
लगभग 1100 बिस्तरों के साथ भोपाल में सबसे ज्यादा मरीजों के इलाज का दावा करने वाले चिरायू अस्पताल में पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष नौकरशाहों, मंत्रियों और कई वीआईपी रोगियों का इलाज किया गया। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान दर्जनों अस्पतालों के साथ करार किया, जिसमें व्यापम आरोपियों के अस्पताल भी शामिल थे। 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए 167 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दूसरी लहर में भी राज्य ने इन अस्पतालों से करार किया और करोड़ों का भुगतान किया। जो फर्स्ट वेव है उसमें प्रति मेडिकल कॉलेज 70 से 80 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और ये जो सेकंड वेव है इसमें भी करीब 70 से 80 करोड़ का भुगतान होगा, क्योंकि कई निजी कॉलेज से अनुबंध किया है सरकार ने। इसी तरीके से म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी सरकार अनुबंध करने जा रही है प्राइवेट कॉलेज से। तो आप वो प्राइवेट कॉलेज जो कि व्यापम घोटाले में जिनके मालिक जमानत पर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों पर पूरा का पूरा हेल्थ का दारोमदार मध्य प्रदेश का सौंप दिया गया, तो मेरी नज़र में तो उचित नहीं है। ये जो 700-800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इन 700-800 करोड़ से मध्य प्रदेश के अंदर खुद का एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च खुल सकता था, जैसे एसजीपीजीआई है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है। भोपाल, इंदौर और देवास में 6 अस्पताल व्यापम घोटाले के आरोपी चला रहे हैं, जिनके पास लगभग 4,250 बिस्तर हैं। इन 6 कॉलेजों में से 3 भोपाल में, 2 इंदौर में और 1 देवास जिले में हैं। भोपाल में एलएन पीपल्स और चिरायू मेडिकल कॉलेज के कुल 2100 बेड की क्षमता है। इंदौर के अरबिंदो और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास 1400 मरीजों के इलाज की क्षमता है। देवास के अमलतास आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड मरीजों के लिए 750 बिस्तर हैं। करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में एक तरफ सरकार ने जहां इन अस्पतालों के निदेशकों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया, दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनके अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया और उन्हें मोटी रकम का भुगतान किया। चिरायू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं, अब कोविड योद्धा हैं। व्यापम मामले में जेएन चौकसे और सुरेश विजयवर्गीय भी महीनों जेल में बिता चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। विनोद भंडारी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। 2 अस्पतालों के मालिक सुरेश भदौरिया भी व्यापम में जमानत पर बाहर हैं। राज्य में हजारों अस्पताल होने के बावजूद खुद सरकारी फाइलों में इन अस्पतालों का जिक्र होता रहा, जबकि सितंबर में राज्य सरकार के अधिकारियों ने ही अपने प्रेजेंटेशन में माना कि अकेले इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में 21 जिलों के मरीज भर्ती हो रहे हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल में 19 जिलों के। ये भी कहा गया कि सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत किए जाने की जरूरत है। टेंडर प्रोसेस न करना, सिलेक्टेड अप्रोच करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बार बार मिनिस्टर्स का वहां जाना, ब्रांडिंग करना, और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी और जो हमारे लीडर्स हैं उनका वहां जाके एडमिट होना और उनका जाकर प्रमोट करना, ये जनता और अधिकारियों और एक तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनका गठजोड़ सामने आता है। बावजूद इसके सरकार कहती रही किसी को अलग नहीं किया जा सकता। ना इस तरह से हम किसी वर्ग को अलग कर सकते हैं कि कौन कहां से आता है कहां से नहीं आता। इस पेंडेमिक में ये महत्वपूर्ण है कि हमारे हेल्थ वर्कर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ जनता की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें। और इसीलिए जो भी हेल्थ वर्कर इस कोरोना काल में काम में लगा है उसने मरीजों को बचाने का काम किया। सरकार ने 7 मई को सरकारी और निजी अस्पतालों को आदेश दिया कि वो सीएम कोविड आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करें। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इन्हीं अस्पतालों से ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें इन मरीजों को दुत्कारने की शिकायत आई। वी वोंट एक्सेप्ट आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen to me. Listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर भेजो उसको। चलो सर बाहर चलो। Okay. हाँ बाहर चलो। एक सेकंड। हाँ बाहर चलो सर। हाँ। Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। बाहर चला ना बाहर। योजना में अकेले भोपाल में 4,153 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किए गए, जिसमें से 3,299 सरकारी, 854 निजी अस्पतालों के बेड थे।
21 मई को निजी अस्पतालों में ऐसे 147 तो सरकारी में 486 मरीज थे। लेकिन जादू देखिए, महज 4 दिनों बाद यानी 25 मई को निजी में 531, सरकारी में 181 मरीज हो गए। इसका खुलासा खुद आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट से हुआ। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस जनवरी 2020 में मिला। इसके बाद नीति आयोग ने फरवरी में एक प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा, जिसके तहत ऐसे ज़िला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही गई। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए कोई जल्दबाजी या गंभीरता दिखाई नहीं दी। यानी जब महामारी की आहट थी, उस वक्त भी सब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंपने की वकालत कर रहे थे। खैर, इस बात को 1.5 साल बीत चुके हैं, तब भी कोई जल्दबाजी नहीं थी और आज भी हालात आप देख ही रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऐसे नेटवर्क और 60 गांठ के किस्से आपको हर राज्य में मिलेंगे। जब तक आप इस नेटवर्क के खेल को नहीं समझेंगे और सबके लिए अस्पताल की बात नहीं करेंगे, सरकारी अस्पताल की बात नहीं करेंगे, आप खुद को भी जोखिम में डाल रहे हैं। नांदेड़ के तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहिब ने फैसला किया है कि 50 साल में जितना भी दान मिला है उससे एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। 25 करोड़ का सोना भी अस्पताल बनाने के काम आएगा। अव्वल तो सचखंड साहिब जी में 50 साल के दान का हिसाब है, सोना मौजूद है। इसी ईमानदारी से सबको सीख लेनी चाहिए। गुरुद्वारा समिति ने महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए अस्पताल बनाने का निर्णय किया, सबके लिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने भी दिल्ली में 125 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 20 किलो सोना और चांदी दान दिया है। क्या यही काम इस वक्त सबको नहीं करना चाहिए? गुरुद्वारा समिति किसी एक मजहब के लिए अस्पताल नहीं बना रही है, सबके लिए बना रही है। तो सरकार क्यों नहीं सबके लिए सरकारी अस्पताल बनाने का आंदोलन शुरू करती है? इसके बाद भी इस खबर से सामना करना पड़ता है कि हेमकुंड फाउंडेशन के बनाए अस्थायी अस्पताल को असामाजिक तत्व तोड़ गए। गुरुग्राम की यह घटना है। हेमकुंड फाउंडेशन ने कहा है कि नई जगह पर अस्पताल बना देंगे। तोड़फोड़ के वक्त कोई मरीज भर्ती नहीं था। इस सवाल को बार बार पूछना ही है कि सबके लिए सस्ता और अच्छा सरकारी अस्पताल बनाने के बारे में क्या सोचा जा रहा है। जिस वक्त सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की प्राथमिकता सबसे ऊपर होनी चाहिए, उस वक्त आपदा में आइडिया निकाला जा रहा था कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकारी अस्पतालों को सौंप दिया जाए। नीति आयोग का आइडिया देखिए कि जिला अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत दिया जाएगा। केवल सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने और सुलभ करने के लिए इस तरह का आइडिया नहीं आता है। इसकी भूमिका बांधने के लिए जनवरी 2020 में 250 पेज का दस्तावेज तैयार किया गया। जिला अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम धीरे धीरे किया जाएगा, चरणों में बताया गया। प्राइवेट प्लेयर को मेडिकल कॉलेज की डिजाइन, निर्माण, अपग्रेडेशन और रखरखाव का काम करना होगा। हर साल 150 MBBS के छात्र लेने होंगे। कहानी घुमा फिरा कर बताई जा रही है कि जिला अस्पताल में कम से कम 750 बेड होंगे, जिसमें से 300 बेड और बाकी बचे 20% बेड गरीबों के लिए होंगे और बाकी पर प्राइवेट अपने हिसाब से पैसे लेंगे। वाह जी वाह! यानी अगर 900 बेड का अस्पताल है तो 480 बिस्तर तो प्राइवेट के पास चले गए और गरीब को मिलेंगे कि नहीं, कौन पता करते रहेगा। क्या देश में गरीबी कम हो रही है कि हम उनके लिए सरकारी अस्पताल में बेड कम बना रहे हैं? 1 साल से आप कोरोना को हरा देने के प्रोपेगेंडा की चपेट में थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। अब जब हार कर आए हैं, लाखों की जिंदगी गंवा कर लौटे हैं, तो उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे और इस खेल को समझेंगे। 29 मई के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के ऐलान को आप ठीक से समझिए। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि राज्य सरकार 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने जा रही है, लेकिन इसी के साथ अधिकारियों ने कहा है कि सभी जिलों में 16 मेडिकल हब बनाने के लिए जमीन खोजी जा रही है। सरकार हर जिले में 5 से 6 निवेशकों को 100 करोड़ निवेश करने पर 5 एकड़ जमीन मुफ्त में देगी। 30 एकड़ जमीन फ्री में दी जा रही है।
हेडलाइन बड़ी छपेगी कि सरकार 3 साल में 80 अस्पताल बनाने जा रही है। अगर राज्य को 80 अस्पताल की जरूरत है तो वो केवल 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल क्यों खोल रही है और इतना ज्यादा प्राइवेट के लिए क्यों रास्ता बना रही है। इतने लोगों को गंवा कर भी अगर हमने ये सबक सीखा है तो अगली बार भी लूटने के लिए पैसे बचाने शुरू कर दीजिए। अस्पतालों की लापरवाही और लूट से डॉक्टर भी नहीं बचे हैं। यह सवाल तो है ही कि क्या कोविड से संक्रमित सभी डॉक्टरों को बढ़िया इलाज मिला? क्या उन्हें लाखों रुपए नहीं देने पड़े? अकेले दिल्ली में 109 डॉक्टर की मौत हुई है। इस बार देश भर में कोविड से 624 डॉक्टर की मौत हुई है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से डॉक्टर आर.के. हिमथानी की मौत हो गई। सब चुप हैं। क्या कभी उन्हें इंसाफ मिलेगा? असम के होजाई में डॉक्टर सेनापति और नर्स ललिता भराली पर 24 लोगों ने बुरी तरह हमला कर दिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु के डॉक्टर दीपक पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। गुस्सा डॉक्टर पर मत निकालिए। गुस्सा है तो सही सवाल पूछिए कि क्या किया जाए और हो क्या रहा है, कैसे सबके लिए इलाज की व्यवस्था की जाए। जो सरकार अपने दस्तावेजों में सरकारी अस्पताल को प्राइवेट हाथों में सौंपने का जुगाड़ निकालती है, उसी सरकार के दूसरे दस्तावेज में प्राइवेट अस्पतालों के बारे में क्या लिखा गया है जानना चाहिए। 2020-21 के आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि निजी क्षेत्र में उपचार की गुणवत्ता सरकारी क्षेत्र की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतीत नहीं होती है। फिर भी निजी क्षेत्र में उपचार की लागत न केवल सामान्य रूप से अधिक है बल्कि कैंसर का इलाज करीब 4 गुना महंगा है, दिल की बीमारी का इलाज करीब 7 गुना महंगा है और सांस की बीमारी का इलाज करीब 5 गुना महंगा है। महामारी के कारण ऐसे बहुत से लोगों को सरकारी अस्पताल जाने का मौका मिला। जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, लेकिन तब भी सरकारी अस्पतालों की बात नहीं हो रही है। उनकी संख्या कम रहते या खराब रहते हुए आप कभी भी हेल्थ सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते हैं। कई सरकारी अस्पतालों में लोगों के अच्छे अनुभव भी रहे हैं। कहीं सुविधा ठीक थी तो कहीं कम थी, लेकिन उसी के बीच डॉक्टर और हेल्थ वर्कर को कमाल का काम करते देखा गया। लेकिन कई जगहों पर बेहद खराब अनुभव भी रहे। ना स्टाफ था, ना इलाज था। मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट अस्पताल नहीं चाहिए, मैं भी प्राइवेट अस्पताल में जाता हूं, लेकिन मेरी तरह कई लोग इस बार सरकारी अस्पताल गए। बेहतर स्थिति यही होनी चाहिए कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट से अच्छे हों और उनकी संख्या प्राइवेट से ज्यादा हो। आप टैक्स किस लिए देते हैं? सिर्फ जेएनयू का हिसाब मांगने के लिए टैक्स नहीं देते हैं, एम आई राइट? और टैक्स तो हर कोई देता है। जो बिस्किट खरीदता है वो भी टैक्स देता है। अनगिनत नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों ने तरह तरह से लोगों पर लाखों रुपए के बिल का बोझ डाला है। इसका अंदाजा आपको अदालतों की टिप्पणियों से भी हो जाएगा। 24 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पताल की वसूली पर नियंत्रण कीजिए ताकि सरकारी अस्पतालों में जगह न मिलने पर जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाले आम नागरिक आर्थिक रूप से बर्बाद ना हो जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने 2 जून को भी कहा कि लोग अच्छा इलाज हासिल करने के लिए कर्ज में डूब गए हैं। सरकार इन वित्तीय मुश्किलों का हल निकालने के लिए कोई नीति बनाए। 1 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि लोग इलाज का खर्चा भरने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। 8 मई को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की दरों को तय कीजिए। 1 जून को सरकार बताती है कोर्ट से कोई फैसला नहीं लिया है। तो इस तरह से लोगों की चिंता हो रही है। पीएम केयर्स के तहत खराब वेंटिलेटर की सप्लाई की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की बनती है, सीधे उनकी बनती है। इसके बाद भी किसी निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की खबर सुनने को नहीं मिली है, ना ईडी ने रेड किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि अगर खराब वेंटिलेटर से किसी की जान जाती है तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। खराब वेंटिलेटर बदलकर नया देने का काम भी केंद्र सरकार को करना है। औरंगाबाद के मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच ने अपनी जांच में पाया कि पीएम केयर्स के तहत जो वेंटिलेटर मिले हैं वो खराब हैं। उनके इस्तेमाल से किसी मरीज की जान जा सकती है। कोर्ट के कहने के बाद भी ऐसी जरूरी खबरें गायब कर दी जा रही हैं।
जबकि कई जगहों से पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स के खराब निकलने की खबरें छपी हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि फिर से लोगों के मरने का यही इंतजाम और ढर्रा चलता रहे? पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर कितनी खबरें आ चुकी हैं? खराब वेंटिलेटर खरीदने का ऑर्डर किस एक्सपर्ट कमेटी ने दिया? वह एक्सपर्ट कमेटी सार्वजनिक रूप से सफाई क्यों नहीं देती है? क्या ऐसी किसी कमेटी को पता नहीं कि 1 साल से पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं? आपने कभी सुना है कि सरकारी अस्पताल को वेंटिलेटर दिया गया है और वो काम नहीं कर रहा है? पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर सुनाई दे रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बाकी ब्रेक के बाद। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीते 40 दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 से ज़्यादा शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की मौत हो चुकी है। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति शास्त्र की वीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के विनय गुप्ता और प्रख्यात संगीतकार पंडित डेबू चौधरी और उनके बेटे पंडित प्रतीक चौधरी भी शामिल हैं। रविश की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के नामचीन शिक्षकों की इन तस्वीरों में प्रख्यात सितार वादक देबू चौधरी और उनके बेटे प्रतीक चौधरी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोकतंत्र पर दर्जनों किताबें और दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र की हेड वीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के मशहूर वैज्ञानिक और डीयू के डीन रहे विनय गुप्ता, चेतन जस्सल, राकेश गुप्ता, अमरजीत कौर, आमेश्वर नायक जैसे शिक्षक शामिल हैं। इन्हीं में से एक नाम प्रोफेसर राकेश गुप्ता का है। फिजिकल एजुकेशन के बेहतरीन शिक्षक राकेश गुप्ता के परिवार में अब 2 बेटियां, 1 बेटा और पत्नी बचे हैं। राकेश गुप्ता ने अपनी जिंदगी में भले ही तमाम छात्रों को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन जब वो कोरोना से बीमार हुए तो दिल्ली में उनको एक अदद बेड तक नहीं मिला। खुद उनका भतीजा एम्बुलेंस चलाकर लुधियाना लेकर गया, जहां 12 दिन भर्ती रहने के बाद 4 मई को उनकी मौत हो गई। तो एक फ्रेंड के थ्रू उसने कहा कि आप दिल्ली में नहीं मिल रहा तो आप लुधियाना में मतलब ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर उनके रिलेटिव्स थे कि वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देंगे। तो फिर मैं रात को ही इनको लेकर लुधियाना चले गए और 23 तारीख मॉर्निंग 7 में इनको एडमिट करा दिया। वो तो हमारी फैमिली की बैकबोन थे, सारे काम वो ही करते थे। उनके होते हुए हमें कभी किसी बात का वो परेशानी नहीं हुई, हर चीज़ खुद संभाल लेते थे। अब करना तो हमें पड़ेगा जैसे भी है। दिल्ली में करीब 10,000 शिक्षक हैं। इनमें बड़ी संख्या में एडहॉक शिक्षक या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर अमेश्वर नायक की कोरोना से मौत हो गई। घर में अब बीवी और एक 2 साल का छोटा बच्चा है। विश्वविद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट टीचर को कोई सुविधा नहीं मिलती है, लिहाजा अब उनकी पत्नी प्रिया उड़ीसा लौट गई हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल विश्वविद्यालय को दिए, लेकिन अब मेरा और छोटे बच्चे का गुजारा कैसे चले? हमें तो कोई मदद भी नहीं मिल रही है, बस थोड़ा बहुत फैकल्टी मेंबर अपने से दिए थे। ऐसे ही एक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक चेतन कौर जस्सल हैं। चेतन कौर जस्सल और उनके पति पवन जस्सल दोनों की कोरोना से मौत हो गई। अब बिना माता पिता के उनके दोनों बेटे दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ में अपने चाचा के पास रहते हैं। वहीं से उनके बेटे हिमांशु ने अपनी आप बीती सुनाई। 8 मई को मेरे फादर की डेथ हो गई, फिर उसके बाद 17 मई को मेरी मम्मी की डेथ हो गई और अब मैं 20 साल का हूँ। मेरा छोटा भाई विश्वास भूषण जस्सल 14 साल का है। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक सूची जारी करके कहा है कि बीते 40 दिनों में उनके 40 शिक्षकों की मौत हुई है। इसमें अगर दूसरे कर्मचारियों को जोड़ें तो 40 दिन में
60 लोगों की मौत हो चुकी है। शिक्षक संघ का कहना है कि ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन और बेड न मिलने से हुई है। ये तो हम लोग फाइनेंशियली तो मतलब जो हो सकता है करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से, बट ये इनकी डेथ आई थिंक इज इररिपेयरेबल। नाम किसका लो, सारे लोग ही अजीज थे और परिवार के लिए, कॉलेजेस के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए ये लॉस हम लोग तो कभी पूरी नहीं कर सकते। कोरोना की पहली लहर में दिल्ली विश्वविद्यालय के सिर्फ 2 शिक्षकों की मौत हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में ऐसे तमाम शिक्षकों की मौत हुई है जो विश्वविद्यालय ही नहीं, देश के शिक्षा जगत और छात्रों के लिए खासे अहमियत रखते थे। देश भर में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा इन इमारतों से नहीं, बल्कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक और उनके तैयार किए गए छात्रों के वजह से होती है। यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी भी मानते हैं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को छीना है जिनकी कमी लंबे समय तक विश्वविद्यालय, देश और छात्रों को खलती रहेगी। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।